हम लोग पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ वेक्टर सीख रहे थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आप पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर पढ़ चुके हैं। चौथा है आपका निगेटिव वेक्टर। देखो निगेटिव वेक्टर को अगर आपको डिफाइंड करना है तो सिर्फ आप उसका रेफरेंस एंटी पैरेलल को मानो। समझ आ रहा है ना? तो एंटी पैरेलल वेक्टर अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो डैट इज कॉल्ड या दे आर कॉल्ड एंटी निगेटिव वेक्टर। समझ आ रहा है ना? तो बेसिकली कोई अगर क्या हो, कोई अगर निगेटिव वेक्टर सॉरी एंटी पैरेलल वेक्टर है, यदि उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो क्या होगा, निगेटिव वेक्टर होगा। दूसरा बात आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि अगर मान लो आपके पास कोई वेक्टर ए है, ऐसे कोई वेक्टर ए ऐसे है, तो यदि आप इसको क्या करो, इट इज रोटेट बाय रोटेट बाय 180 डिग्री। तो जब आप इसको क्या करोगे, रोटेट 180 डिग्री से करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। वेक्टर यही है तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ हियर माइनस ए इज द निगेटिव वेक्टर ऑफ ए। समझ आ रहा है ना? और सिंपल कुछ बातें समझ, इसके बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है। मतलब आप ऐसे बोल सकते ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, सॉरी ऑल निगेटिव वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। जिस तरह से ऑल इक्वल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर हो सकता है। समझ आ रहा है? इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और होगा कि जिस तरह से हम लोग इक्वल वेक्टर में लिखे थे कि ये ज़रूरी है कि मतलब सेम टाइप्स फिजिकल क्वांटिटी हो या फिर वेक्टर क्वांटिटी हो, सेम बात यहाँ भी अप्लाई होगा। ये भी मतलब अगर नेगेटिव वेक्टर होना है तो उसको सेम टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी ही होना चाहिए, सेम टाइप्स के वेक्टर क्वांटिटी ही होना चाहिए। अगला टाइप्स है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब अगर ये लीनियर का मतलब यहाँ लाइन होगा, कुछ ज़्यादा मत सोचो। लीनियर का मतलब हम लोग यहाँ लाइन बोल सकते हैं। को का मतलब समान। अगर मान लो कई वेक्टर ना एक ही लाइन पे क्या करे, लाई करे, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। जैसे डिफिनेशन है द इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। तो जैसे एग्जांपल समझो इस, हाँ कोलिनियर में ये भी बात हो सकता है कि अगर कोई दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करता है तो इट मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। समझ आ रहा है ना? जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, देखो यहाँ ए और बी का डायरेक्शन सेम है, तो ए बी क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। और बी और सी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये बी और सी क्या होगा, एंटी पैरेलल। ये भी ए सी भी एंटी पैरेलल होगा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोलिनियर वेक्टर में भी क्या हो सकता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर हो सकता है। अगला कोप्लेनर वेक्टर। देखो इस डिफिनेशन को हमने इसीलिए नहीं यहाँ लिखा हूँ क्योंकि हम लोग इनमें और ये जो डिफिनेशन है सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। जैसे मान लो कि ये सब सेम है, कोई कुछ नहीं हटाना, सिर्फ क्या लिखना है, लाई ऑन द सेम प्लेन, तो वो किसका डिफिनेशन हो जाएगा, कोप्लेनर का। बस ऐसे समझो कि मान लो कि 10-20 वेक्टर ऐसे है जो क्या कर रहा है, किसी एक ही प्लेन में अगर लाई करे, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, प्लेनर वेक्टर। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, हम लोग समझते हैं। मान लो कोई ये प्लेन है जिसमें कई वेक्टर हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ए वेक्टर है मान लो, बी ऐसे है, सी ऐसे है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर ऐसे अगर हो किसी एक प्लेन में, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। समझ आ रहा है ना? मतलब बेसिकली यहाँ ए बी सी और भी हो सकता है कई वेक्टर, तो क्या कौन से प्लेन है, बोर्ड के प्लेन में है। तो बेसिकली ये सब क्या कहलाएगा हियर, ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर। को इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और
को का मतलब समान। अगर मान लो कोई वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, समान हो, आप इस डिफिनेशन में सिर्फ क्या करोगे, 2 और मोर देन 2 वेक्टर मतलब सिर्फ कुछ चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ मतलब इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, अगर मतलब 2 या 2 से अधिक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे देखो एग्जांपल से समझो इस बात को, मान लो कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है और सी ये है, आप कई ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। वी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है और डी वेक्टर ये है। तो यहाँ ए बी सी डी को क्या बोल सकते हो, को इनिशियल वेक्टर। क्यों? क्योंकि इस सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। अगला टाइप है नल या जीरो वेक्टर। देखो बहुत सिंपल है, नल या जीरो का मतलब कि अगर कोई वेक्टर ना, समझे, किसी वेक्टर का, मान लो कि हम लोग यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कोई ए ये वेक्टर है, यदि इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो जाए तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, नल या जीरो वेक्टर। आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर किसी वेक्टर का, यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नल या जीरो वेक्टर। हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में नल वेक्टर सीख चुके हैं। अगला टाइप्स होगा यूनिट वेक्टर, जो हम लोग बाद में सीखेंगे, क्योंकि अभी वो सीखने के लिए आपको कुछ और चीज़ें मतलब और मटेरियल बनाना होगा। लेकिन हम लोग उतना सीख चुके हैं जिसके मदद से लॉ ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखो यहाँ आपका फिजिक्स से फर्स्ट टाइम्स आ रहा है लॉ ऑफ वेक्टर, मतलब लॉ का नाम हमने फर्स्ट बार ही लिखा हूँ। तो देखो आप कभी भी अगर लॉ की बात किया जाए तो लॉ को हम लोग कभी प्रूफ नहीं करते हैं, लॉ को सिर्फ क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? बाय एक्सपेरिमेंट। आगे हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे लॉ के बारे में और डिस्कस करेंगे, पर आप इतना ही बात याद रखना, लॉ को कभी प्रूफ नहीं करते, लॉ को क्या करते हैं हम लोग, सेटिस्फाई करते। कैसे? बाय एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली ये चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे मान लो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़े, उसमें देखिए उसका कई टाइप्स देखे थे ना। उस टाइप में देखे कि एक टाइप्स ऐसा था जिसको हम लोग सिंपली तरीक़ा से नहीं जोड़ सकते हैं, समझ आ रहा है ना। तो उस चीज़ को जोड़ने के लिए यहाँ हम बोले थे, वहाँ हम लोग उस चीज़ को जोड़ने के लिए यहाँ क्या करेंगे, वेक्टर लॉ का मदद लेंगे, और वही वेक्टर लॉ है, और इसीलिए ये चैप्टर भी बना है। बेसिकली अगर मैं लॉ ऑफ वेक्टर की बात करूँ तो ये दो है, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए और एक एडिशन के लिए। वैसे कई बुक में लिखा नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही लिखे हैं। तो हम लोग कितने सीख चुके, उतना सीख चुके जिसके मदद से हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो लॉ है, आपको जैसे लॉ का स्टेटमेंट होता है उसी को हम लोग हमेशा अप्लाई करेंगे। तो अगर मान लो, अगर ऐसे समझो आपके पास कई वेक्टर है ना, आपको पता ही है कि अगर कई वेक्टर है तो हर किसी वेक्टर के पास हेड या टेल होगा ही। तो मान लो आपके पास कई वेक्टर है, मैं मानता हूँ मार्कर वेक्टर ए ये और वेक्टर बी और सी ये है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर, या फिर ऐसे बोल सकते हो स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ वेक्टर का, वो ये है कि आप क्या करो, इस 3 वेक्टर में से आप इसको फर्स्ट वेक्टर मान लो ना, तो इसका हेड ये है और टेल ये है। तो आप क्या करो, सेकेंड वेक्टर का जो टेल है उसको इसके ऊपर ऐसे जोड़ो, एडेड टू, मतलब इसको ऐसे जोड़ो, समझ आ रहा है ना। तो मान लो अगर आपके पास और भी कई वेक्टर है तो उसको भी क्या करो, उसका टेल सेकेंड वेक्टर के हेड से ऐसे जोड़ दो। मतलब हम लोग और भी समझेंगे एग्जांपल से ना। तो ऐसे अगर आप जोड़ोगे तो देखोगे कि यहाँ और इसके बीच में भी एक न्यू वेक्टर बन सकता है, समझ आ रहा है ना। तो अगर हम लोग यहाँ एक न्यू वेक्टर जो बनेगा उसी वेक्टर का नाम हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर देंगे। हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट से इसको समझते हैं। द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर एडेड टू हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एडेड टू हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो उसके बाद फिर क्या लिखा है, द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर एडेड टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर सोन।
मतलब जितने वेक्टर होगा उसको आप वैसे ही करना। मतलब आप सिंपली ऐसे समझो कि वेक्टर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर, आप कितने भी वेक्टर को जोड़ो उसको कैसे जोड़ोगे, हेड टू टेल, टेल टू टेल, या हेड टू हेड आप जोड़ नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर आप कैसे जोड़ोगे उसको, मतलब आप हेड टू टेल जोड़ दो, तो कितने वेक्टर का आप अगर जोड़ोगे हेड टू टेल, तो वहाँ एक मतलब आपको न्यू मतलब काइंड्स ऑफ वेक्टर मिल सकते, मतलब एक नए टाइप्स का वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का हेड जो होता है वो लास्ट वेक्टर के हेड से मिलता है और फर्स्ट वेक्टर के टेल से। उसी वेक्टर का नाम हमने क्या दे दिया, रिजल्टेंट वेक्टर। और यही है पूरा कंप्लीटली वेक्टर लॉ। फिर से समझो, सो ऑन। तो मतलब आप ऐसे करते जाओ। देन वी फाउंड अ न्यू काइंड्स ऑफ वेक्टर दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। उसी को आप क्या नाम दोगे, रिजल्टेंट वेक्टर। यही कंप्लीटली क्या है, वेक्टर लॉ। तो चलो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा और बेहतर तरीका से। मान लो आपके पास 3 वेक्टर हैं, ए बी और मान लो सी। ये ए है, ये बी है और ये सी। और इसको क्या करना, हम लोग को वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करना है। हम लोग ये भी समझ चुके हैं किसी वेक्टर को उसके पैरेलल अगर शिफ्ट कर दे, समझ आ रहा है ना, तो उस पर कोई मतलब वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो मान लो कोई वेक्टर अगर ए ये है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे रख लेते हैं। और सेकेंड वेक्टर जो है, क्या समझ आ रहा है, सेकेंड वेक्टर बी वो ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उठा के ऐसे लाएंगे और ए के हेड पर रख देंगे ऐसे। ये बी है। और एक तीसरा वेक्टर है सी, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे, समझ आ रहा है ना, इसको ऐसे क्या करेंगे, उठा के बी के हेड पर रख देंगे इस तरीक़ा से। तो आपके पास जितने भी वेक्टर हो उसको जब आप इस तरह से ज्वाइंट कर दोगे ना, एडेड कर दोगे ना हेड टू टेल, तो वहाँ हमेशा एक न्यू काइंड्स ऑफ वेक्टर मिलेगा। वो वेक्टर ये है, देखो समझ आ रहा है ना। उस वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से टच करना चाहिए, मतलब ज्वाइंट होना चाहिए, एडेड होना चाहिए, एंड फर्स्ट वेक्टर के टेल से। रिजल्टेंट वेक्टर का सबसे मतलब मेन बात यही है कि अगर कभी भी आपको ऐसा वेक्टर दिखे कि उसका टेल अगर फर्स्ट वेक्टर के टेल से जुड़े हो, अगर एंड हेड लास्ट वेक्टर के अगर हेड से जुड़े हो, मतलब एडेड हो, तो वैसे वेक्टर का आप हमेशा रिजल्टेंट मान सकते हो। यही इसका मतलब नियम भी है वेक्टर लॉ का, यही वेक्टर लॉ भी है। तो बेसिकली ये क्या है, वेक्टर ए बी सी, और इस रिजल्टेंट को हम लोग आर से लिखते हैं। तो बेसिकली आप सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर। आप बोलोगे सर ऐसे तो हम लोग पहले भी जानते हैं, पर यहाँ सबके पास क्या है, एरो है, मतलब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि उसकी डायरेक्शन किधर है। ये बात हम लोग आगे समझेंगे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर कई वेक्टर आपको दिया तो उसको कैसे जोड़ोगे, हेड टू टेल। हेड टू टेल अगर आप जोड़ोगे तो आपको एक न्यू काइंड्स ऑफ वेक्टर मिलेगा, जिस वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से और फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिला होगा, उसी वेक्टर को आप क्या बोलोगे, रिजल्टेंट वेक्टर। यही कंप्लीटली क्या है, वेक्टर लॉ है। हम लोग इसका टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर। बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा है पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली हम लोग अच्छे से यही पढ़ेंगे। इसका ही एक रूप ये है और इसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म ये है। आप ऐसे समझो कि ये पढ़ चुके हो। बेसिकली जो हम स्टेटमेंट दिए और जो अभी ये एग्जाम्पल दिए वो मान लो इसी का है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसका ये एक्सटेंडेड रूप है। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली यही था। हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में 3 टाइप्स पढ़ेंगे और उसी को हम लोग आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। हम
हम लोग वेक्टर लॉ पे एक दो एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर आगे मतलब आगे समझेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल समझो क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्लस बी वेक्टर, वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को ही क्या, ए प्लस बी ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन जो है नीट में आ चुका है, मैं वो आप बाद में बताऊंगा कहाँ आया हुआ। तो बेसिकली किसी को ये दिखेगा कि ए ये है बी ये है ऐसे जुड़ा है, तो एक ऐसे वेक्टर बना दो, वो इसका रिजल्टेंट होगा, तो वो कंसेप्ट गलत है। देखो वेक्टर ए और बी ये किस तरह से जुड़ा है, वेक्टर ए और बी एक दूसरे से किस तरह से जुड़ा है, टेल टू टेल जुड़ा है, समझ आ रहा है ना। तो टेल टू टेल तो बेसिकली हम लोग एंगल निकालने के लिए वो कंसेप्ट वहाँ अप्लाई करते थे, पर वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग कैसे जोड़े, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर हेड टू टेल। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सॉल्यूशन देखें अगर, तो वेक्टर ए जैसे है वैसे उसको बना दो, और वेक्टर बी को उसके हेड से जोड़ दो, समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ आपको क्या मिलेगी, यहाँ एक न्यू काइंड ऑफ वेक्टर मिलेगा ना। कैसे, देखो ये इस तरह से, और ये क्या है, बी है, समझ आ रहा है ना। तो यही एक रिजल्टेंट वेक्टर आपको आर मिला, जिसका जिस जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, यही क्या है, यही डायरेक्शन किसका है, आप आर का बोलो या फिर ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, या रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी। तो एक इसका सॉल्यूशन यही होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द ए। ऐसे इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर को ऐसे आप स्टेटमेंट करके लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। दूसरा एग्जांपल है आपका, एन ऑब्जेक्ट मूव्ड 3 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो इसका सॉल्यूशन बेसिकली हम लोग इसको समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए, वो डायरेक्शन सेंस का एक कंसेप्ट आता है जिसमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, मतलब आपको ये इतना ही समझ में आना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर जब आप नोटबुक पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो तो वहाँ इसको क्या बोला जाता है, ईस्ट, इसको वेस्ट, और ऊपर को नॉर्थ, और इधर नीचे को साउथ, यही बोला जाता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्ड 3 मीटर ईस्ट, मतलब इधर कितना चला 3 मीटर, इधर कितना चला एक 3 मीटर, जो कि आपका वेक्टर है। उसके बाद क्या लिखा है, नॉर्थ एंड 4 मीटर नॉर्थ, ये ऊपर कितना चला 4 मीटर। तो आपके पास एक वेक्टर ईस्ट की ओर और दूसरा वेक्टर नॉर्थ की ओर मिल चुका है। पर हम लोग से पूछा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर तरीका से जोड़ के देखें। कैसे, देखो मान लो कि पहले वो किधर चला था, ईस्ट की ओर, तो उधर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 3 मीटर बना देंगे ना। क्या करोगे, तो बेसिकली अब उसके बाद किधर चला, ऊपर की ओर, किधर नॉर्थ की ओर। तो बेसिकली ये 4 मीटर जो है इसको क्या करो, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ जोड़ो, क्योंकि बेसिकली वेक्टर को अगर जोड़ना तो आपको हेड टू टेल मतलब ही जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ये कितना है 4 मीटर,
तो बेसिकली यहाँ एक न्यू काइंड्स ऑफ वेक्टर मिलेगा जो ही क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ ए, समझ आ रहा है ना, रिजल्टेंट ऑफ 3 और 4 का होगा। या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही होगा। आप कितना होगा ये भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर मान लो इसको मैं थीटा मान लूँ तो आप जानते हो ट्रिगोनोमेट्री से टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। ये हम लोग आगे समझेंगे ये कैसे होता है। और यहाँ थीटा हो जाएगा आपको बेसिकली 53 डिग्री। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से 53 डिग्री ऊपर है। समझ आ रहा है ना। सिर्फ हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड भी यहाँ से आप निकाल सकते हो अंदर 10 से। अगर आप मैं बात करूँ क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है और ये 3 और ये 4 तो इसको 5 होना पड़ेगा। वो बात हम लोग आगे फिर से समझेंगे। पर हम लोग अगर मान लो आपको सिर्फ लॉ ऑफ वेक्टर आता है तो ये डायरेक्शन वायरेक्शन आप निकाल सकते हो अच्छे से। यही डायरेक्शन किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही होगा। और इसको आप मैथमेटिक्स के टर्म में लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो।